नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को पटना में होने वाली है और इसके लिए कई दिग्गज नेता पटना पहुंच चुके हैं और कई नेता आने वाले वक्त में पहुंचने वाले हैं। इसे लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? हालांकि सियासत में जिस तरह से ये तमाम घटनाक्रम हो रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। वहीं इसे एक भव्य आयोजन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां 18 दल के प्रतिनिधि एकजुट हो रहे हैं। ममता बनर्जी पटना पहुंच गई। वो पटना पहुंचने के साथ ही सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से मिलने गई, पैर छूकर उनके आशीर्वाद लिए। वो पूरे लालू परिवार के लिए अपने साथ भेंट भी लेकर गई थी और काफी प्रेम पूर्वक उन्होंने सभी से मुलाकात की। और जब विपक्ष के सियासत को लेकर उनसे बातें की, सवाल पूछे गए, तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इंतजार है बैठक का और इस बारे में वो बैठक के बाद ही कुछ कह पाएंगी। वहीं आम आदमी पार्टी को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ रही है। इन तमाम चीजों को विस्तार से जानने के लिए हम सीधे चलेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एसके राजीव इस वक्त पटना में मौजूद हैं, उनके साथ हमारे सहयोगी मदन भी हैं। सीधे रुख करेंगे एसके राजीव का। राजीव जी, जिस तरह से सियासत हो रही है, जिस तरह से ममता बनर्जी पहुंची, लालू प्रसाद यादव से उन्होंने मुलाकात कर ली, क्या कुछ मायने इसके निकाले जा सकते हैं? और वहीं दूसरी तरफ आपको लेकर भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। नहीं, देखिए उदय, कल बिहार जो है वो एक बार फिर से राजनीति के क्षेत्र में एक नया इतिहास लिखेगा, या फिर आप यह कह सकते हैं कि राजनीति का एक गवाह बनेगा। क्योंकि कल 17 दल, 18 दल नहीं बल्कि 17 दल, चूंकि जो जयंत चौधरी है उन्होंने आने से मना कर दिया है और एक बड़ा झटका भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार को लगा है। तो कल 17 दल के नेता जो हैं वो 11:30 बजे नीतीश कुमार, जो कि बिहार के सीएम है, उनके आवास पर उनका जुटान होगा और फिर महागठबंधन की महाबैठक चलेगी और उस महाबैठक में महामंथन किया जाएगा कि आखिर भाजपा का जो विजय अभियान है उस रथ को किस तरीके से रोका जाए। देखिए, ममता बनर्जी आज 4 बजे पहुंच चुकी है यहाँ पे। 4 बजे वो पहुंची और सीधे वो एयरपोर्ट से लालू आवास गई, जबकि बगल में ही नीतीश कुमार का भी आवास है, लेकिन वो सीएम हाउस नहीं गई, वो सीधे वहां से लालू आवास गई। और आश्चर्य देखिए, राजनीति का जो एक शिष्टाचार होता है कि ममता बनर्जी जब वहां पहुंची तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव को पैर छू करके प्रणाम किया, राबड़ी देवी को पैर छू करके प्रणाम किया और तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी को पैर छू करके प्रणाम किया। उन्होंने भी, उनकी जो पत्नी है राजश्री, वो भी आई और साथ में जो छोटी बेटी है 4 महीने की, उसको भी वो साथ लेकर के आए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जब राजनीति जब परवान चढ़ती है तो फिर वो पारिवारिक संबंध के रूप में तब्दील हो जाता है। तो वो आज कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी ने ये बताने की कोशिश की कि वाकई में जो उनका संबंध है लालू यादव से, वो सिर्फ राजनीति और दोस्ताना संबंध नहीं है, बल्कि वो संबंध उससे एक कदम आगे बढ़ चुका है और वो संबंध अब पारिवारिक संबंध हो चुका है। लगभग 1 घंटे तक वो लालू आवास पर रुकी और गहन विचार विमर्श वहां पर हुआ और उसके बाद जब वो बाहर निकली तो उन्होंने मीडिया से सीधे तौर पर यह कहा कि लालू यादव से उनके पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, इसलिए वो उनसे मिलने गई थी और लालू यादव अब पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। और कल जब महागठबंधन की महाबैठक होगी और उसके बाद क्या विचार विमर्श किया जाता है तो वो फिर वो मीडिया को ब्रीफ करेंगे और यह बताएंगे। लेकिन देखिए, यह बताने के लिए काफी है कि राजनीति में भले ही हो सकता है कि आपकी दुश्मनी हो, लेकिन राजनीति में रिश्ते कभी कभी इस तरीके से काम करते हैं कि वो रिश्ते जो है, ममता बनर्जी जैसी नेत्री, जो कि आज बंगाल की न सिर्फ एक बड़ी नेता है बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर उनको देखा जा रहा है, तो वो किस तरीके से लालू प्रसाद यादव का वो सम्मान करती है। अब इनके आपको याद होगा कि कई बार इससे पहले भी जब गांधी मैदान में लालू प्रसाद यादव ने एक रैली की थी, जब वो पूरी तरीके से स्वस्थ थे, तो ममता बनर्जी ने कहा था कि लालू प्रसाद यादव उनके अभिभावक हैं और राजनीति में उन्होंने लालू प्रसाद यादव से बहुत कुछ सीखा है। दूसरी तरफ इसके अगर सियासी मायने आप निकालेंगे उदय, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार का आवास बगल में है, एक राज्य की मुख्यमंत्री आती हैं और वो उस राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं मिलती है, लालू यादव से जाके मिलती है। तो यह भी बताने के लिए काफी और सियासत में एक सियासी संकेत भी दे रहा है कि वाकई में महागठबंधन के भीतर जो लगातार एक दावा किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, वो ठीक ठाक नहीं चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ अभी अब से थोड़ी देर पहले अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, भगवत सिंह मान, जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, राघव चड्ढा, जो पंजाब से राज्यसभा के सदस्य हैं, और संजय सिंह, जो राज्यसभा के सदस्य हैं, ये चारों लोग फिलहाल दिल्ली पहुंचे हैं। और जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि वो लोग भी संभवतः लालू प्रसाद यादव से मिलने गए या फिर थोड़ी देर बाद मिलने वो लोग जाएंगे और वहां जाकर बात करेंगे। लेकिन जो एक जानकारी मिल रही है लगातार, ये परसों सबसे पहले हम लोगों ने इस खबर को ब्रेक भी किया था कि अरविंद केजरीवाल एक कहीं ना कहीं से ये एक गेम खेलना चाह रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो दिल्ली सरकार को लेकर के जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाला जो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब वर्डिक्ट दिया तो फिर केंद्र सरकार ने विधिवत एक अध्यादेश ला करके उसको पलट दिया। तो अब अरविंद केजरीवाल यह चाह रहे हैं कि उस फैसले को चुनौती देते हुए
क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास मेजोरिटी है तो वहां वो उसको पास करा लेंगे, लेकिन राज्यसभा में चूंकि बीजेपी कमजोर है लिहाजा उसको वहां पास नहीं करा सकते। तो उन्होंने यह कहा है विधिवत पत्र लिख करके तमाम 17 दल के नेता को कि अगर उस ऑर्डिनेंस में वो लोग सपोर्ट करते हैं और खास करके कांग्रेस सपोर्ट करती है तो उसके बाद जो है वो उनका समर्थन आने वाले लोकसभा चुनाव में जो महागठबंधन की जो बैठक हो रही है उसमें वो सपोर्ट करेंगे। और अगर कांग्रेस सपोर्ट नहीं करती है तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल जो है वो महागठबंधन को सपोर्ट नहीं करेंगे। देखिए ये वही अरविंद केजरीवाल है जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले यह कहा था, जब ममता बनर्जी ने यह कहा था कि जो जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार है और वहां पर जिसकी मजबूती है वो ये तय करेगी पार्टी कि वहां पर किस पार्टी को कितनी सीटें देनी है। हालांकि कांग्रेस ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और आप अगर कल की बात करेंगे तो कल कोलकाता में कांग्रेस ने व्यापक प्रदर्शन किया है ममता सरकार के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल उससे एक कदम और आगे निकले और उन्होंने यह कहा कि और दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य में जहां उनकी सरकार है वहां पर कम से कम कांग्रेस को अपने उम्मीदवार नहीं खड़े करने चाहिए। अब अंदाजा लगाइए आप कि वाकई में अगर कांग्रेस इन 3 राज्यों में अपने प्रत्याशियों को नहीं खड़े करेगी, उत्तर प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं वो भी कुछ ऐसा ही डिमांड करेंगे, या और भी जो लीडर आ रहे हैं, शरद पवार आ रहे हैं एनसीपी से, स्टालिन आ रहे हैं, तो अगर ये तमाम नेता इस तरह की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से कल की बैठक में कुछ भी निचोड़ निकल नहीं पाएगा, क्योंकि उस पर कांग्रेस को फिर एक बड़ा झटका लगेगा। कांग्रेस यह सोचेगी कि जो एक राष्ट्रीय पार्टी है, आजादी के बाद से सबसे बड़ी पार्टी रही है, देश में सबसे लंबे समय तक शासन किया है, अगर वाकई में वो अपने प्रत्याशी को नहीं उतारती है तो फिर तो क्षेत्रीय दल से भी ज्यादा बदतर स्थिति कांग्रेस की हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं से जो महागठबंधन की जो कल बैठक हो रही है, जो जिस तरीके से बीजेपी ने तंज भी कसा है और जो बैठक हो रही है बेसिकली वो गेट टुगेदर है, क्योंकि अभी तक जो राजनीतिक दल एक दूसरे के सामने नहीं आए थे, आपसी लड़ाई लड़ रहे थे। राजू, ये देखने वाली बात होगी कि केजरीवाल को लेकर क्या कुछ होता है। हालांकि इसके साथ साथ एक पोस्टर वार भी छिड़ गया है, सड़कों पे बीजेपी की तरफ से भी पोस्टर लगाए गए हैं, वंशवाद और भ्रष्टाचार पर हमला बोला गया है, विपक्षी एकता पर भी तंज कसे गए हैं। यानी कहीं न कहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सियासत भी अपने चरम पर है। उनको रांची से ये खबर दिखाया करते थे, लेकिन मदन पटना आए हुए हैं स्पेशल रूप से कवर करने के लिए इस पूरे इवेंट को, और आज फील्ड में भी ये थे पूरे दिन। सीएम हाउस का भी इन्होंने जायजा लिया था, लालू आवास भी गए थे, उसके बाद G20 को भी इन्होंने कवर किया है। तो इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि वाकई जो महागठबंधन की जो यह बैठक हो रही है, इस बैठक में इन्होंने क्या कुछ देखा और जो आज राजनेताओं के जो चेहरे थे वो क्या कुछ बता रहे थे। मदन, चूंकि आप रांची से आए हैं इस स्पेशल इवेंट को कवर करने के लिए और गवाह बनने के लिए, चूंकि कल बिहार एक बार फिर से देश की राजनीति में एक नया इतिहास लिखने वाला है, आपने क्या कुछ देखा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि नीतीश कुमार इसके अगुवा हैं और बड़ी बात है कि बिहार की धरती पर तमाम जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनको उन्होंने आमंत्रित करके यहाँ पर बुलाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये भी बात है कि अब तक नीतीश कुमार इस चीज को लेकर के तमाम नेताओं से बारी बारी से मिल रहे थे। यह पहला प्रयास होगा जब सभी नेता एक जगह बैठेंगे और अपनी अपनी बातों से सभी को अवगत कराएंगे। अभी तक सिर्फ आमंत्रण के तौर पर नीतीश कुमार ने सबको बुलाया यहाँ पर। अब यहाँ पर अपने अपने शर्त रखे जाएंगे। आपने जिस तरह से विस्तार से बताया कि अरविंद केजरीवाल के अपने शर्त हैं, कांग्रेस के अपने शर्त हैं, और जो कुछ पार्टियां हैं वो कह रहे हैं कि जहां पर जिसकी स्थिति मजबूत है वो अधिक उम्मीदवार वहां पर देंगे। तो ये फॉर्मूला कैसे तय होगा? और आपने देखा कि कई जगहों पर बीजेपी की तरफ से भी एक पोस्टर लगाया गया है कि अब्दुल्ला के शादी में बेगाना जो होता है वो एक बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, एक कोटेशन ये भी लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो एक तो चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का, इस पर अभी मंथन बाकी है। सीट शेयरिंग को लेकर के फॉर्मूला जो है वो मुश्किल में पड़ता जा रहा है। तो अभी पहली मुलाकात है, सभी बातचीत के लिए एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं। पिछली बार जब हेमंत सोरेन से मिलने के लिए नीतीश कुमार पटना गए, रांची पहुंचे थे, तब हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अभी पहली मुलाकात है। जब दो लोग राजनीतिक तौर पे मुलाकात होती है, दो लोगों के बीच में, तो बातचीत होती है, लेकिन इसके बाद बातचीत आगे बढ़ेगी और उसके बाद जो सबका सर्वसम्मति से जो निर्णय लिया जाएगा उस पर आगे बढ़ा जाएगा। तो अब जब राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है, हालांकि इस बैठक में कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं, लेकिन जब उनके अपने शर्त हैं तो वो शर्त उस प्लेटफॉर्म पर रखा जाएगा और
उसके साथ किस तरह से समन्वय बनता है, ये महत्वपूर्ण है कि क्या एक व्यक्ति के नेतृत्व में सभी चलने को तैयार है, जो सभी ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति, क्षेत्रीय पार्टियों की अगर बात करें आप, तो जिस राज्य में जिस क्षेत्रीय पार्टी की मजबूती है, स्थिति उनकी बेहतर है, क्या उनको अधिक सीट वहां पर दिए जाएंगे, क्या कई राज्यों में कांग्रेस को वहां से हटाया जाएगा। तो ये जो शर्तें हैं, क्या सबको फिट बैठता है, सब इसमें शामिल हो सकते हैं, सब इस विचार के साथ आगे बढ़ सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है। तो इसलिए अभी बहुत जल्दबाजी होगा। भले ही सभी ने अपने आमंत्रण को स्वीकारा, पटना तक पहुंच चुके हैं, कल एक बैठक का दौर जारी होगा। ये भी माना जा रहा है कि महाबैठक है, महामंथन है, तो एक लंबे समय तक भी चल सकता है। लेकिन निष्कर्ष क्या निकल कर आता है, इसके लिए पूरे देश की निगाहें जो है जरूर टिकी हुई है, और खास करके जो बीजेपी है उसकी निगाहें भी इस बैठक पर है। क्या सच में जो एक फार्मूला तय किया जा रहा है कि पूरे देश में एक मजबूत विपक्ष हो और सीधे तौर पर बीजेपी को मुकाबला जो है, बीजेपी को एक तरह से सीधा उम्मीदवार विपक्ष का सामना हो, तो ये कितना सही हो सकता है, कितना जमीनी स्तर पर उतर सकता है, ये देखने वाली बात है। क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की जो पूर्व मुख्यमंत्री है मायावती, वो इस बैठक से दूर हैं। अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को आप देखें तो कहता है कि जो लोग संसद है उसका रास्ता, जो चाबी है, वो बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। तो मायावती का भी एक अपना प्रभुत्व है, अपनी एक शक्ति है उत्तर प्रदेश में। अगर वो अलग होकर चुनाव लड़ती हैं तो इसका नुकसान भी विपक्ष को हो सकता है। तो अभी तक जो विपक्ष में लोग शामिल नहीं हैं, जो एकजुटता, जो महाजुटान हो रहा है, उनको मनाने की क्या पहल की जाएगी। आप एक और चीज बता रहे थे कि कल देर शाम नीतीश कुमार से लालू यादव ने मुलाकात की। आखिर ऐसे कौन सी बात है जिसको लेकर के नीतीश कुमार तक पहुंचना पड़ा। आज जब ममता बनर्जी पहुंचती है पटना, तो सबसे पहले वो लालू यादव के पास जाती। तो क्या ममता बनर्जी का भी कोई मैसेज है जिसको लेकर के पहले नीतीश कुमार तक पहुंचाने की बात की जा रही है। अब देखिए, आपने एक बातें और भी कही कि ममता बनर्जी भी पीएम मटेरियल हैं, तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के नेता इस चीज को स्वीकार करेंगे कि अगर नीतीश कुमार अपने आप को पीछे भी कर लेते हैं। नीतीश कुमार के बारे में भी लगातार और दलों के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि ये पीएम मटेरियल है, भले ही वो खुद इनकार करते हैं कि नहीं, पीएम के लिए हम तैयार नहीं है। नहीं, जदयू के नेताओं के अलावा और कोई नहीं नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल कह रहा है। इस बात को आप समझिए मदन। नीतीश कुमार राष्ट्रीय फलक पर खुद को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे, 2013 में बिहार में गठबंधन टूटा था, तो उसमें इसलिए टूटा था क्योंकि नीतीश कुमार को यह लग रहा था कि संभवतः केंद्र के पास अटल बिहारी वाजपेयी के बाद कोई बड़ा चेहरा है नहीं। नरेंद्र मोदी उस समय तक उनकी जो छवि थी वो एक दागदार नेता की छवि थी। तो ये लग रहा था कि एनडीए जो है वो नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करेगा। जब नरेंद्र मोदी आ गए तो उसमें नीतीश कुमार को लगा कि मेरी कहानी खत्म हो गई है, तो उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया। 14 में आप देखे होंगे कि किस तरीके का मैंडेट जो है वो नरेंद्र मोदी को जनता ने दिया था, और नीतीश कुमार मात्र 1 या 2 सीट पर बिहार में सीमित करके रह गए थे। तो उसमें चूंकि अकेले अकेले वो लोग चुनाव लड़े थे। 2017 में नीतीश कुमार को लगा कि नहीं भाई, नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक में जो एक क्रेज है वो जबरदस्त बढ़ा है। और नीतीश कुमार, मुझे याद है, मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, उन्होंने कहा था कि भाई अभी आने वाले 2030 तक 29 तक जो है वो नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा देश में नहीं हो सकता। ये नीतीश कुमार ही कहने वाले हैं। लेकिन फिर नीतीश कुमार को यह लगने लगा कि नहीं भाई, अब चूंकि बिहार में लालू यादव का उनको समर्थन मिल गया है और राष्ट्रीय स्तर पर चूंकि उनकी छवि काफी स्वच्छ रही है, अगर आप देखेंगे राजनेताओं में, तो उनको यह लगा कि नहीं भाई वो पीएम मटेरियल हो सकते हैं। तो जाहिर है भाई, कोई अगर सीएम है और तो उसके अंदर अगर ये महत्वाकांक्षा जग रही है कि वो राष्ट्र का नेतृत्व करे, तो यही वजह कि बीजेपी का उन्होंने साथ छोड़ा। तो नीतीश कुमार के जो नेता हैं जदयू के, वो उनको लगातार कह रहे हैं पीएम मटेरियल। लेकिन इसके अलावा आपको यह भी याद होगा मदन कि जब चंद्रशेखर राव पटना आए थे, तेलंगाना के मुख्यमंत्री, जब उनसे हम लोगों ने यह सवाल पूछा था कि भाई नीतीश जी तो पीएम मटेरियल है, तो उस पर नीतीश जी मुस्कुराए और चंद्रशेखर राव जो है उस बात को काट गए थे। और यहां से जाने के बाद चंद्रशेखर राव ने खुद अपनी राष्ट्रीय पार्टी बनाई, क्योंकि उनको लगा कि अगर नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे तो नीतीश कुमार का कद उनसे बड़ा है, और हो सकता है कि चूंकि प्रधानमंत्री की बनने की उनकी भी इच्छा है, तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, तो मामला तो कहीं ना कहीं से फंस रहा है इस पूरे मामले को लेकर के। तो नीतीश जी अब पीएम की रेस से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि नीतीश जी से ज्यादा मजबूत आज की तारीख में ममता बनर्जी है। नीतीश जी के पास अपना उनका कोई वोट बैंक है नहीं। अगर आप 2019 के आंकड़ों को देखेंगे तो लगभग 37% बीजेपी के पास वोट था, 2.27% जदयू के पास वोट था। तो ऐसी स्थिति में तो लालू यादव का ज्यादा वोट बैंक है, उनका वोट परसेंट ज्यादा है। तो नीतीश कुमार अब कहीं भी पीएम मटेरियल में नहीं है, और यही बात उनको अब साल भी रही है।
क्योंकि जिस तरीके की बातें सामने आई कि पिछले उनको परसों जाना था स्टालिन को मनाने के लिए, वो खुद नहीं गए। उनको कहीं ना कहीं सब ये लग रहा है कि उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी है राजनीति में, चूंकि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का प्रेशर नीतीश कुमार के ऊपर है कि भाई आप केंद्र की राजनीति में जाइए। बात में यही डील हुई थी और तेजस्वी यादव बिहार की गद्दी संभालेंगे। अब नीतीश कुमार यहाँ फंस गए हैं। उनको ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में न वो इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, उनकी मुख्यमंत्री की भी कुर्सी चली जाएगी। तो एक जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार बीमार पड़े नहीं बल्कि जानबूझ करके बीमार पड़े। इवन की कल तो ये भी खबर आई थी मीडिया में कि उनको डॉक्टर ने कुर्सी पर बैठने से मना कर दिया है। थोड़ी देर के लिए बड़ी असमंजस की स्थिति हो गई थी कि मीटिंग होगी भी या नहीं होगी, लेकिन फिर अंततः जब रात में 8 बजे करीब लालू प्रसाद यादव उनके आवास पर जाते हैं तो उसके बाद फिर नीतीश कुमार को मनाया जाता है और फिर नीतीश कुमार जो है वो कल की बैठक के लिए राजी होते हैं। तो नीतीश कुमार अब पीएम मटेरियल कहीं से है नहीं इस महागठबंधन की बैठक में। अब महागठबंधन की इस बैठक में मुझे जहां तक लगता है, जो मेरा अपना तजुर्बा कहता है और बिहार की सियासत को मैंने जहां तक समझा है, कि नीतीश कुमार राजीव जी, लग रहा है इधर 2 दिनों से नीतीश कुमार का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि वो सक्रिय हैं, बैठक उन्होंने ही बुलाई है, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि लालू यादव मिलने गए, यानी क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ और खिचड़ी पक रही है, या जिस तरह उत्साहित वो हफ्ते भर या 10 दिन पहले दिखाई दे रहे थे वैसा उत्साह आप देखने को नहीं मिल रहा? नहीं, देखिए उदय, आपका बॉडी लैंग्वेज जो है वो बता देता है कि वाकई में आप क्या करने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार का जो बॉडी लैंग्वेज कल तक हुआ करता था, उनके अंदर एक स्वतः स्फूर्त जोश हुआ करता, तो वो कुछ बोलते थे। अब देखिए मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, अभी कुछ दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से एक कानून को लेकर के, यूनियन सिविल कोड को लेकर के एक आम लोगों से राय मांगी गई है। उस सवाल को लेकर के जब आज से 5 दिन पहले मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अरे भाई बारिश बहुत हो रही है, बाद में बात करेंगे। यही वो नीतीश कुमार हैं जो आज से 7 दिन पहले लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हुआ करते थे, लेकिन जब यूनियन सिविल कोड जो इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है आज देश के सामने, उस मुद्दे को लेकर वो कहते हैं कि अभी बारिश हो रही है, बाद में बात करेंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि आप नरेंद्र मोदी को देखे होंगे कि नरेंद्र मोदी अभी तक नीतीश कुमार का उन्होंने नाम नहीं लिया है। आज से जब 10-15 दिन पहले एक रैली को संबोधित कर रहे थे नरेंद्र मोदी राजस्थान में, तो उन्होंने कहा कि देश में एक ऐसा भी रेल मंत्री हुआ जिसने पूरे लोगों को जमीन के बदले में नौकरी दी। सीधे तौर पर उनका इशारा लालू यादव की तरफ था, न कि नीतीश कुमार की तरफ था। तो अभी तक अमित शाह हमलावर हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जो राष्ट्र के प्रमुख है, बीजेपी उनके इशारे पर चलती है, तो अभी तक नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ नहीं बोला है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है उदय, जो कि गौर करने लायक बात है, कि अचानक नीतीश कुमार की तबीयत खराब हो जाती है। बताइए कि परसों 10 बजे तक यह खबर हम लोगों के पास थी कि 10:30 बजे विशेष विमान से नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, संजय झा और विजय और अशोक चौधरी, ये 4 लोग स्टालिन के पास जा रहे हैं उनको मनाने के लिए। चूंकि स्टालिन ने पहले ये मना कर दिया था कि चूंकि कांग्रेस के साथ वो नहीं जा सकते हैं, कांग्रेस के विरोध की राजनीति उनके फादर करुणानिधि की भी रही है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को लगा कि अगर वो मनाने जाएंगे और स्टालिन नहीं आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं से राष्ट्रीय फलक पर उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो नीतीश कुमार ने यह कहा कि मैं बीमार हो गया हूं। और आप नीतीश कुमार का यह भी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि नीतीश कुमार जब जब बीमार पड़ते हैं तब तक बिहार की सियासत में एक बड़ा फेरबदल होता है। आपको याद होगा कि 2017 में जब नीतीश कुमार बीमार पड़े थे और वो बिहार शरीफ आराम करने गए थे, तो बिहार में तख्ता जो है वो पलट गई थी। 2022 की अगर आप बात करेंगे तो जब जेपी नड्डा और अमित शाह बिहार के दौरे पर आते हैं तो उस समय नीतीश कुमार को अचानक कोरोना हो जाता है और फिर उसके 4 दिन बाद जो है वो बिहार में सियासत जो है उसका पूरा रुख ही पूरा पलट जाता है।